विनिस्ता नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। और जिस दिन से कंडीशन ख़राब होना शुरू हुई है, जिस दिन से वॉर इनिशिएट हुआ है, उस दिन मैं सो रहा था क्योंकि हमें नहीं पता था ऐसा कि कुछ होगा। तो मेरे दोस्तों को कॉल मुझ पे आ रहा था कि कॉल करने के लिए, लेकिन सुबह का टाइम था तो हम सो रहे थे सब। तो बार बार कॉल करने पे मैं नहीं उठा, मेरे साथ जो लड़का रहता है वो उठा कि वॉर शुरू हो गया है, उठो। जैसे ही मैं उठा और एक बम का धमाका सुनाई दिया, उससे पूरी खिड़की हिल गई। और जब मैं कोई इंसान, सपोज करके देखो, कोई इंसान सो रहा हो और वो सो के उठे और उसके सामने ऐसा मंजर हो कि खिड़की हिल रही है और सायरन बज रहे हैं, और सायरन बज रहे हैं, अलार्म सायरन बज रहे हैं, वार्निंग सायरन बज रहे हैं, तो कैसी हालत होगी। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने अपने जो आसपास के दोस्त हैं उनसे बात करना शुरू किया, न्यूज़ चैनल्स वालों से बात, वहाँ के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी अपडेट देखना शुरू किया टेलीग्राम पे। फिर उसके बाद हमें पता चला कि रशिया ने वॉर कर दिया है और विनित्सा जो मेन सिटी है उसका जो एयरपोर्ट है विनित्सा का, उस पर शेलिंग हुई है। और ऐसे 28 जगह पे यूक्रेन में शेलिंग हुई है और अभी रुका हुआ है। और अब ये ऐसे इनिशिएट कर रहे हैं, खार्किव को ऑक्यूपाई करेंगे, कीव को ऑक्यूपाई करेंगे। तो फिर हमें थोड़ी सा सुकून मिला कि चलो ठीक। फिर उसके बाद हमने आपस में बात करना शुरू की, सब स्टूडेंट, 2000 करीब स्टूडेंट थे। फिर निकलने की हमने शुरुआत की कि अब कैसे निकला जाए यहाँ से। फिर हमने इंडियन गवर्नमेंट से बात की, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला, इंडियन एम्बेसी को फ़ोन किया हमने, तो इंडियन एम्बेसी ने बोला कि जैसे तैसे आप बॉर्डर की तरफ निकलिए। तो हमने बोला कि सर कि हम निकलेंगे अगर बीच में कुछ हो जाए तो, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं है कैसी सिचुएशन है, तो आप हमें कुछ बताइए कि कैसे हमें निकलना है। तो उन्होंने कहा अभी हमें खुद कुछ नहीं पता है कैसे निकलना है, और आप निकलिए जैसे तैसे। तो मैंने बोला सर जैसे तैसे क्या होता है, आप हमें बताइए ना, हम स्टूडेंट हैं। लेकिन फिर हमने आपस में डिसाइड किया सब लोगों ने, जो कि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है, हमने और दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चों से बात की। तो ऐसी फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि रोमानिया बॉर्डर पे जाया जाएगा। रोमानिया बॉर्डर पे मैं वहाँ पे सीनियर हूँ, तो मैंने बोला कि, तो हम सब ने आपस में, एक मयूर, एक लोकेंद्र और एक मैं और नवदीप, जो कि वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन लोगों ने सब ने डिसाइड किया कि हम ऐसे करेंगे। तो फिर हमने रोमानिया के लिए बस लगाई, मयूर जो है उन्होंने रोमानिया के लिए बस लगाई सारी, हमने अपनी लगाई बसेस के हम हंगरी जाएंगे। रोमानिया बच्चों को भेजने के बाद सबसे लास्ट में हम निकले हैं, सबसे लास्ट में सारे बच्चों को रोमानिया भेजने के बाद। फिर हमें, जब हमने भेजा तो पता लगा, और हम बच्चों के साथ रिस्क इसलिए नहीं लेना चाह रहे थे कि हम दूर जा सकते हैं, लेकिन दूर जाने में बच्चों के साथ कुछ हो गया तो हम क्या बोलेंगे। तो हमने बच्चों को बोला चलो जितनी भी भीड़ है, कम से कम बच्चा सेफ तो है, मरेगा तो नहीं। तो इसलिए हमने बच्चों को तो रोमानिया भेज दिया और हम खुद हंगरी आए कि हम हंगरी चलेंगे, हंगरी बॉर्डर पे, वहाँ पे देखेंगे, अगर वहाँ पे कुछ होगा तो हम रोमानिया के बच्चों को हंगरी बॉर्डर बुला लेंगे। तो हम जैसे ही वहाँ से निकले, हमें रास्ते में फाइटर प्लेन हमारे ऊपर उड़ रहे हैं, ये कंडीशन थी। हमने खुद जब ये बस करने जा रहे थे, 3 दिन हमने बसेस की हैं, हम जब बस करने जा रहे थे तो ऊपर से फाइटर प्लेन उड़ रहे हैं और नीचे हम बसेस कर रहे हैं, सायरन बज रहे हैं कि बंकर में जाओ। बंकर में जो सायरन बजते हैं वो अगर सीरियस होता है तो 3 टाइम तक सायरन बजते हैं, लॉन्ग लॉन्ग। तो एक बार तो 4 5 6 बारी तक सायरन बजे कि बंकर्स में जाओ। हम बंकर में गए हैं, जो ओनर था बस का, जो कंपनी ओनर था, वो भी हमारे साथ बंकर में बैठा हुआ है। फिर उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हुई, हम बस लेके आए, हमने अपनी रिस्क पे बसेस की हैं। फिर उसके बाद हम हंगरी के लिए निकले। फिर हंगरी जैसे हम पहुंचे तो हमने, एक उस्गुरु सिटी पड़ती है जो सेफ सिटी थी, वहाँ पे कर्फ्यू भी नहीं है, वहाँ सब कुछ नॉर्मल है। हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पे हमने लोकल लोगों से पूछा कि क्या है। इतने में मुझे स्लोवाकिया से मेरे दोस्त, जो विनिस्सा में पढ़ता है, वो स्लोवाकिया पे था ऑलरेडी, तो वो स्लोवाकिया से सिटी में आ गया था। एक कश्मीर का लड़का था, 2 पंजाब के लड़के थे। फिर उन लोगों ने हमें बताया कि स्लोवाकिया पे एंट्री नहीं हो रही है, तो फिर उनको हमने अपने साथ बैठाया बस में। फिर हम चौक बॉर्डर है एक हंगरी का, हम चौक बॉर्डर पे गए। वहाँ पे जाके हमने देखा कि वहाँ पे करीब 1000-1500 नाइजीरियन पहले से हैं। इंडियन हम पहले थे, लेकिन वहाँ पे नाइजीरियन, मोरक्को और भी अरब के थे और अफ्रीका के लोग थे वहाँ ऑलरेडी। वहाँ पे हमने कोशिश की टिकट लेने की,
तो हमें टिकट करीब 10 घंटे हमें टिकट नहीं मिली। हम लाइन में खड़े रहे धक्का मुक्की। और जैसे आप सिनेरियो सोचते हैं जो यहाँ का सिनेरियो होता है ना इंडिया का टिकट लेने में, ऐसा नहीं, इससे 1000 गुना बदतर। ऐसा कि एक जो नाइजीरियन का लड़का था वो बेहोश हो गया, उसको 1-1.5 घंटे में होश आया। एक लड़की बेहोश हो गई। ऐसा सिचुएशन थी वहां पे कि लोग बेहोश होते जा रहे थे और हमें नहीं पता। हमारे पास बेहोश हुए थे तो हमें उन 2 का पता है, कितने और बेहोश हुए होंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। करीब 2500 बच्चे हो गए थे वहां पे। तो फिर मैं बाहर निकल के आया। तो बाहर निकल के एक यूक्रेनियन बंदा, मेरे को यूक्रेनियन लैंग्वेज आती है, तो यूक्रेनियन बंदा मेरे को बोलता है कि आप यहाँ क्यों खड़े हो, आप अगर यहाँ पे वेट करोगे आपका 2 दिन तक नंबर नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपको बस ये टिकट लेने में 10 घंटे लगेंगे। 10 घंटे तक हमें टिकट नहीं मिली थी और हमें 3-4 घंटे और नहीं लग रहा था कि टिकट मिल जाएगी। फिर उसके बाद हमने इमिग्रेशन क्लियर करना है। जो जब यूक्रेन से आप बाहर निकलते हैं तो आपको एग्जिट स्टैम्प चाहिए होती है, उस एग्जिट स्टैम्प की लाइन में लगना था। तो 10-12 घंटे उस एग्जिट स्टैम्प में। फिर हमें ट्रेन का वेट करना था। फिर हम जाके इमिग्रेशन हंगरी के इमिग्रेशन के लिए स्टैम्प चाहिए होती। तो मतलब हमें मिनिमम 2-2.5 दिन लग जाता और वो भी खड़े खड़े। मतलब इतना बुरा हाल होने वाला था। लेकिन जब मैं बाहर निकला तो एक यूक्रेनियन बंदे ने बोला कि आप चाहो तो ये ट्रेन की बजाय आप पैदल बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो। करीब आपको 3-4 किलोमीटर आपको पैदल बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। वो लोनिया बॉर्डर करके है एक, जो कि इंडियन एम्बेसी के एडवाइजरी में नहीं था। उन्होंने बोला कि ये बॉर्डर आप क्रॉस कर सकते हो लेकिन पैदल करना पड़ेगा। तो हमें डर लगा कि कहीं ये हमारे साथ स्कैम तो नहीं कर रहा है, वॉर टाइम का फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है। फिर उसको मैंने यूक्रेनियन में बात की कि मतलब हम आपके बच्चों की तरह ही हैं और आप हमारे साथ प्लीज़ ऐसा मत करना, वैसे ही हम बहुत प्रॉब्लम में और प्रॉब्लम में ना आ जाएं, ठंड पड़ रही है, वो बॉर्डर एकदम जंगल में है, हम बर्फ़ में इतने कैसे सहेंगे। तो उन्होंने कहा आप मेरे बच्चों की तरह हो, जितने बड़े तुम हो उतना ही मेरा बच्चा है, 2nd ईयर में पढ़ रहा है फार्मेसी में, तो तुम मेरे बच्चे की तरह हो, तुम बॉर्डर देख के आओ। अगर बॉर्डर पे एंट्री नहीं दी उन्होंने तो मैं वहीं खड़ा रहूँगा, तुम वापस आ जाना 4 किलोमीटर और मैं तुम्हें वापस ले चलूँगा यहाँ पे, और एक पैसा भी नहीं लूँगा। तो फिर हमें लगा कि हाँ ये सही बोल रहे हैं। फिर हम उनके साथ गए। फिर उन्होंने हम करीब ऐसे 6:30 बजे उस बॉर्डर पे पहुँच गए थे। तो 6:30 बजे जब हम उस बॉर्डर पे पहुँचे तो हमने वहाँ जैसे ही हम गए तो 4-5 लोग यूक्रेनियन खड़े थे उस बॉर्डर पे क्लियर करने को। मतलब बिल्कुल भीड़, जो वहाँ पे 2,500-3 हज़ार की भीड़ थी वहाँ पे कोई भीड़ नहीं थी। हम रिस्क लेके आए, मयूर, मैं, लोकेन सिंह नाथावत और हमारे साथ करीब 8 और 8 16 बच्चे थे। हमने कहा हम पहले हम जा रहे हैं, बाद में सब लोगों को बुलाएंगे कि कोई भी रिस्क होगा तो हम लौट के वापस आ जाएंगे। तो फिर हम गए, फिर हम सब लोगों को फ़ोन कर दिया। फिर जैसे ही हमने फ़ोन किया तो हमारे लोग आने लगे, तो फिर नाइजीरियन इन सब लोगों को पता लग गया तो ये भी लोग आने लगे। फिर हमारे सामने भीड़ लगी है, लेकिन हमने वो बॉर्डर 35 मिनट में पार कर लिया क्योंकि वहाँ भीड़ ही नहीं थी बिल्कुल भी। इमिग्रेशन सब क्लियर कर लिया। फिर हम हंगरी क्रॉस कर दिया हमने, हमें एग्जिट स्टैम्प मिल गई, वहाँ पे एंट्री की स्टैम्प मिल गई हंगरी में, क्योंकि कोई भीड़ नहीं थी हमने वहाँ पे। लेकिन अब फिर हम उसके बाद हमने बॉर्डर क्रॉस किया, वहाँ ठंड में खड़े हैं क्योंकि वो जंगल में बॉर्डर था, वहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है हंगरी बॉर्डर पे। तो हम वहाँ पे खड़े हैं, तो वहाँ पे हम फ़ोन कर रहे हैं क्योंकि वो एम्बेसी जो वाले हमें वो नहीं दे रहे, पासपोर्ट नहीं दे रहे, कि बोल रहे हैं कि हम पासपोर्ट आपको नहीं दे सकते, आपको यहाँ कुछ नहीं पता, आपको लैंग्वेज नहीं आती और ये कोई सिटी नहीं है, ये एकदम जंगल है, तो आप लोग कहाँ जाओगे, तो हम आपको पासपोर्ट नहीं देंगे। अगर वो हमें पासपोर्ट दे देते हम वहाँ से पैदल निकल लेते गूगल मैप लगा के। तो हमें पासपोर्ट नहीं मिला। तो फिर हमने इंडियन एम्बेसी को कॉल किया, वहाँ से इंडियन एम्बेसी, हंगरी की इंडियन एम्बेसी के जो हेल्पलाइन नंबर थे उन पे कॉल किया कि एटलीस्ट या तो आप हमारे पासपोर्ट दिला दो या आप आ जाओ हमें यहाँ लेने। हम ये नहीं कह रहे आप हमें लेने आ जाओ, आप हमें हमारे पासपोर्ट दिला दो बस। तो हमने उनको बोला कि उन्होंने बोला कि हम आ रहे हैं, वेट करो। अगर हम 35 मिनट में आ रहे हैं, 30 मिनट में आ रहे हैं, 30 मिनट में आ रहे हैं, ऐसे करते करते वो 9 घंटे में आए। 9 घंटे से ज़्यादा में, मैं 9 घंटे बोल रहा हूँ, 9 घंटे से ज़्यादा में आए। और हमने उनको बोला, हमें गुस्सा आ गई इतनी क्योंकि हमने कुछ नहीं खाया था। हम वहाँ से निकले हैं और हमारे पास जो बिस्किट वेफर्स थे वो सब खत्म हो गए, और हमें गुस्सा इसलिए आ रही कि कुछ नहीं खाया हमने, 1 दिन हो गया हमने कुछ नहीं खाया था। तो हमने उनसे बोला कि आप हमें मरवाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो।
और वो जो एम्बेसी के जो वॉलंटियर्स थे जो एम्बेसी ने लगा रखे थे, वो झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ पे आप हो वहाँ बस नहीं आ सकती। और जबकि हमारे सामने दो बसेस खड़ी थी, मोरक्को की थी, जॉर्डन की थी, किसकी थी, लेकिन अरब लोगों की थी। दो बसेस हमारे सामने खड़ी हैं, वॉल्वो बसेस, और वो हमसे कह रहे हैं कि जो आप जहाँ पे हो वहाँ बसेस नहीं आ सकती। फिर मैंने उनको फ़ोन पे लगा, मैंने कहा आप बेवकूफ़ हो गए हो, मैंने इंसान हो के नहीं हो कि इंसानियत मर गई है तुम्हारी, मैंने इस सिचुएशन में भी झूठ बोल रहे हो। ये कह दो कि हम और लोगों का देख रहे हैं, जैसे ही फ्री होंगे हम आएंगे आपके पास, एटलीस्ट हमारी हिम्मत तो बांधो, कम से कम झूठ बोल के हिम्मत तो मत तोड़ो। तो फिर उन्होंने बोला कि सर बहुत भीड़ है, हम आपको जोहानी एयरपोर्ट तक ही रेलवे स्टेशन तक ही पहुंचा सकते हैं, इस शर्त पे हम आ सकते हैं। मैंने कहा आप हमें किसी भी स्थिति में छोड़ दो, हम आपसे ये नहीं कह रहे, हमारा या तो आप हमारा पासपोर्ट दिला दो, सिर्फ हमारा पासपोर्ट दिला दो, हम खुद निकल जाएंगे, पैदल ही तो चलना पड़ेगा, हम चल लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं सर आप वेट करो, हम आ रहे हैं। तो वो आए 9 घंटे बाद। फिर उन्होंने खाने के लिए, तब भी हमने उनको बोला कुछ खाने के लिए लेते आना सर, हम आपको पैसा पे कर देंगे, आप कुछ ले आना हमारे लिए, बिस्किट, हम बहुत भूखे हैं। तो वो कुछ नहीं लेके आए। फिर वो आए वहाँ से, तो हमें उन्होंने जोहानी एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। और वो बंदा एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन छोड़ने के बाद, वो कहाँ है जो टिकट वगैरह थी, वो हमें सिर्फ एक नंबर दे के चला गया कि इस नंबर पे फ़ोन कर लेना और बुदापेस्ट आप पहुंच जाना। बुदापेस्ट आपको ये शर्मा जी हैं, ये आपको ले लेंगे वहाँ पे। तो फिर हमने वहाँ से जैसे जोहानी पे पहुँचे, हमें भूख लग रही थी, और वो जोहानी एयरपोर्ट जो था वो भी आउटर एरिया में, कोई सिटी का रेलवे स्टेशन नहीं था। वहाँ 2 बस थी, एक थी जो हंगरी गवर्नमेंट ने फ्री में चला रखी है, एक इंटरसिटी थी जिसमें आपको पैसा दे के आना है, और जो डायरेक्ट ट्रेन थी उसमें पैसा देना है, और एक इनडायरेक्ट थी, आपको एक जगह बदलना है उसको, एक आप कि यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो हमने ये सोचा कि अगर हम इसमें बदलने वाली फ्री वाली में चले और ये बदलने वाला सीन रहा ऐसा और हम सो गए, तो फिर हम कहीं के कहीं चले जाएंगे, इसलिए हम अपना खुद पैसा पे करके जाएंगे और डायरेक्ट ट्रेन में जाएंगे, ये इंटरचेंज नहीं करना हमें कि दूसरी में जाना है। तो हमने वहाँ पे टिकट ली, खुद अपने पैसों से टिकट खरीदी। फिर टिकट खरीदने में 1 घंटा बचा था और हमें भूख लग रही थी। तो मैं, कृष्णा, अमल और एक लड़का था शादाब, मेरा नाम भी शादाब है, उसका भी, हम 4 लोग निकले बाहर 1 घंटे ड्यूरेशन में। अब 1 घंटे ड्यूरेशन में हमने ये था कि 30 मिनट ढूंढेंगे और 15 मिनट में दौड़ लगाएंगे, क्योंकि हमें 15 मिनट तक पहले पहुंचना है। हम 30 मिनट में अगर ढूंढ पाए तो ढूंढ लेंगे, 15 मिनट में हमें दौड़ लगाने के लिए रखनी है कि इतनी दूर जाना है, कि हमने प्लानिंग से किया था कि 30 मिनट तक ढूंढेंगे, अगर कुछ नहीं मिला तो फिर हम 15 मिनट रखो दौड़ लगाने की, कि हम दौड़ लगा के वापस रेलवे स्टेशन तक आ जाएं। तो हम गए, लेकिन हमें फिर एक औरत मिल गई जो कि वहाँ पे वॉलंटियर थी, हंगरी गवर्नमेंट ने जो इंतज़ाम कर रखा है उसमें। तो वो हमें कैंप पे लेके गई, कैंप से उन्हें हमें सेब, केले, जूस और वो थे मफिन्स थे, और पीनट था, पीनट बटर ब्रेड, ये सब उसने हमें 2 बैग भर के दे दिए कि लो ये सब। फिर हम आए, हम बस में बैठे, फिर हम खाते हुए आए, हंगरी गवर्नमेंट की उन जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने दिया। फिर हम जैसे ही वहाँ पहुँचे हंगरी पे, बुदापेस्ट, हंगरी के राजधानी जो है बुदापेस्ट पहुँचे, वहाँ पे हमें इंडियन एम्बेसी की तरफ से 4 लोग लेने आए। जैसे ही हम उतरे तो वहाँ पे, क्योंकि वो बस में जो लोग आए वो सब यूक्रेन से आ रहे हैं, तो वहाँ पे हंगरी गवर्नमेंट और उनकी पुलिस खड़ी हुई है हेल्प के लिए कि आओ हमारे साथ। तो वो कह रहे हैं कि इन लोगों से मना कर दो, इनसे बोल दो, ये आपको हेल्प के लिए बोल रहे हैं, इनसे इनके साथ मत जाना, बोल दो कि हमें इंडियन एम्बेसी लेने आई है। तो पुलिस ने हमसे पूछा कि आप स्टूडेंट हैं, आप कहाँ से आए, कि उन लोगों ने बोला कि पुलिस से ऐसा ऐसा बोलना कि हम इंडियन एम्बेसी से हैं और ये हमारे साथ, ये हमें लेने आए। तो हमने पुलिस से बोल दिया, क्योंकि पुलिस बिना वेरिफिकेशन के किसी को निकलने नहीं दे रही वहाँ से, क्योंकि वॉर जोन है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो सिक्योरिटी पर्पज से उन्होंने बोला कि अच्छा ये आपके साथ है, ठीक है जाओ। फिर वो हमें लेके आ गए वहाँ पे। मैं स्पेसिफिक मीडिया का नाम बोल सकता हूँ, कौन मीडिया वाले थे? नहीं, वो सेलेक्टेड लोगों को वो ले रहे थे। उस बंदे से मैंने बोला कि आपका इंसानियत मर गई है क्या, आप रियलिटी दिखा दो। एक हमारा दोस्त विनेसा में फंसा हुआ है, वो कोमा में है इस टाइम पे, वो निकल आएगा, आप अगर वॉइस रेज कर दोगे गवर्नमेंट तक बात पहुंच जाएगी, हमारी बात पहुंचा दो, हम तो निकल आए हैं, वो लड़का कोमा में है, वो कैसे निकलेगा, उसको तो निकालने के लिए एटलीस्ट वॉइस रेज कर दो।
उन्होंने कहा कि आप बताओगे मुझे कि किसको कवर करना है, क्या नहीं करना है। मैंने छोड़ो, मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन इंसानियत के नाते तो आप देख लो कि वो लड़का कोमा में है, उसको हम नहीं ला सकते ऐसे बस में बिठा के, उसके लिए प्रॉपर पूरी टीम आएगी, एक एम्बुलेंस आएगी, उसमें 2-3 डॉक्टर होंगे, वो कोमा का पेशेंट है, तो एटलीस्ट इंडियन गवर्नमेंट या हंगरी में उसके लिए एयर एम्बुलेंस भेज देगी। लेकिन वो लड़का मर गया, वो नहीं रहा इस दुनिया में हमारे बीच, वो लड़का मर गया जस्ट बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट की लापरवाही से। और हमने कीव में एम्बेसी से 4 बारी फ़ोन किया कि आप एटलीस्ट इसके लिए अरेंजमेंट कर दो। उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया कि हाँ हाँ करेंगे 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 करेंगे, कुछ नहीं किया उन्होंने उस बच्चे के लिए। अब जब हम हंगरी आए, उस इंडियन एम्बेसी हंगरी ने उस जो एंकर है उसको अपने पास बिठा रखा है, उसका एकोमोडेशन का कर रखा है, उसके खाने का कर रखा है, और जिससे चाह रहे हैं उससे इंटरव्यू दिला रहे हैं। हमने फिर वहाँ पे हंगामा किया। हम करीब 120 बच्चे थे, 49 और 4 लोग हमें रास्ते में मिले, तो 102 बच्चे थे हम 102 बच्चों ने हंगामा करना शुरू किया है, तब जाके वो एंकर ने बंद किया अपना। फिर इंडियन एम्बेसी वाले मेरे पास आए कि बेटा मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर जोड़ रहा हूँ। वो कोई डिप्लोमेट थे कोई, उन्होंने कहा मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर जोड़ रहा हूँ, और मेरे को धमकी देते हैं कि तुझे निकालें बाहर, ज़्यादा तू नेता बन रहा है तो मैंने आपकी औकात है मुझे बाहर निकाल दोगे। मैंने अपने दोस्त को अपना फ़ोन दिया, मैंने कहा ये जो बोल रहे हैं रिकॉर्ड करना, अब मैं इनसे बात करता हूँ। मैंने हाँ सर आप क्या बोल रहे थे, आप जो बोल रहे थे मुझे बाहर निकालोगे, मैंने आपकी औकात है बाहर निकाल दोगे मुझे। मैंने कहा आप ऑन रिकॉर्ड बोल दो कि आप मुझे बाहर निकालोगे यहाँ एकोमोडेशन से। मैंने कहा सर आपको हम या तो आप सच दिखाएंगे या आप कुछ नहीं दिखाएंगे, आपके बच्चे नहीं हैं, मैंने आपको बिल्कुल इंसानियत नहीं है आपके अंदर कि आप सच दिखा सको। मैंने अगर ये आपके बच्चे के साथ होगा कभी, तो मैंने हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आप कभी हमारे पास आओगे, मैंने आपका चेहरा अगर हमें याद रहा तो हम आपकी हेल्प कर देंगे, आप में से इनमें से कोई। हमें हिंदुस्तान में ही सर्व करना है, हमें हिंदुस्तान में ही डॉक्टर बन के सर्व करेंगे। आपका बच्चा परेशान होगा, आ जाओ आप हमसे दुआई लगाओगे, हम कर देंगे। आपको लगता है अगर आपका हमें चेहरा याद रहा हो तो, चेहरा याद रहेगा तो। मैंने आप अपनी ड्यूटी छोड़ के एटलीस्ट इंसानियत के लिए तो बात कर लो। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं वही करूँगा जो ऊपर से ऑर्डर आए, जो मेरे मीडिया हाउस ने बोला, मैं और कुछ अपनी तरफ से नहीं कर सकता। तो फिर मैंने कहा ये चीज़ आप पहले भी तो बोल सकते थे, हम आपसे 8 घंटे से लड़ रहे हैं, हम ये लड़ाई नहीं होती, आप ये हमसे पहले ही बोल देते कि ओके। फिर उन्होंने हमें पहले निकाला है, जो हमसे पहले बच्चे आए हुए हैं उनको नहीं निकाला, हमारे ग्रुप को पहले निकाला है कि इनको भेजो यहाँ से, नहीं तो ये हंगामा करेंगे। फिर हम एयरपोर्ट पे, हंगरी एयरपोर्ट पे, हमें ये भी नहीं बताया ना, मैं घर वालों को बता सका कि कब हमारी फ्लाइट है। हमें क्योंकि बिना बताए कि आओ चलो 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 उठो 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 आपकी फ्लाइट हो गई है, तो जैसे मतलब विदिन 5 मिनट्स हमें निकाल दिया वहाँ से कि निकलो। और इसी वजह से ना मैं घर पे किसी को बता पाया कि हम आ रहे हैं, हमारे साथ को कोई भी नहीं बता पाया कि हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए। जैसे ही हम एकोमोडेशन से निकले, वाईफाई निकल गया, हम किसी को इन्फॉर्म नहीं कर पाए। फिर हम वहाँ आ गए, और जो एयरपोर्ट है बुदापेस्ट का, वो आई थिंक प्राइवेट है, फ्लाइट्स के लिए है वो, वहाँ प्राइवेट जेट खड़े हुए थे उस एयरपोर्ट पे, वो नॉर्मल एयरपोर्ट से नहीं आए, हम आते हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे आए, यहाँ पे मिनिस्टर जी थे, टूरिज्म मिनिस्टर, उन्होंने भी ढंग से बात नहीं की। फिर उन्होंने भागने लगे, फिर हमने हंगामा मचाया एयरपोर्ट पे, तो फिर वो रुके। फिर उन्होंने हमसे दूसरी बारी में बात की, पहली बार में तो उन्होंने हमसे बात ही नहीं की। दूसरी बार बात की, मीडिया के सारे शटर डाउन करा दिए उन्होंने, मीडिया के शटर डाउन करा दिए उन्होंने, मीडिया के सामने हमसे बात ही नहीं की। हमने उनके सामने वीडियो बनाई है, 6 मिनट की वीडियो है, अगर आपको वीडियो भी चाहिए तो मैं वीडियो दे दूंगा। वो मेरे से उल्टे पूछ रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने मदद नहीं की तो तुम यहाँ से कैसे आ गए। मैंने कहा आप मतलब आप इतना ज्यादा बिक गए हो, इतना ज्यादा आप बोल रहे हो, क्या हो आप इंसानियत के नाते नहीं बोल सकते क्या? वो आप मेरे से उल्टा सवाल जवाब कर रहे हैं, जबकि आपको मेरे से पूछना चाहिए कि क्या हुआ। आप मेरे से उल्टा सवाल जवाब कर रहे हैं, उसमें भी पॉलिटिक्स लगा दी कि तुम्हें पता नहीं है पाकिस्तान के भी। अरे मुझे पाकिस्तान से क्या मतलब, मेरे साथ हिंदुस्तान का झंडा था, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा मतलब है कि पाकिस्तान से मुझे क्या मतलब। उसमें भी मेरा नाम सुनते ही पाकिस्तान जोड़ दिया। मैंने कहा भाई मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे मेरी बात करनी है। भारतीय झंडे का कितना सम्मान मिला आपको लेके गए थे? हाँ, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा,
कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, हमारे पास हिंदुस्तान का झंडा था और यूक्रेन में जो लोग हैं वो हमसे प्यार करते हैं और यूक्रेन के लोगों को जब हमने बोला, आर्मी को बोला कि हम हिंदुस्तानी हैं, तो वो हमारे साथ आए। अब ये पता है, ये कॉपी क्लिप होके जाएगी, मैं इसलिए ये ऐड नहीं। इंडियन गवर्नमेंट इज डिफरेंट और इंडियन झंडा इज डिफरेंट। इंडियन झंडे ने हमें बचाया है, इंडियन गवर्नमेंट नहीं बचाया। इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है और ना कुछ किया है। हंगरी से कर रही है, जो भी बस अभी वायुसेना का विमान भेजा है वो भी बच्चों को निकालने के लिए। और एक शर्म वाली बात तो इतनी, ये तो घटिया बात है कि कीव एम्बेसी के लोग पहले निकल आए और बच्चों को मरने के लिए छोड़